नमस्कार दोस्तों, ई दृष्टि के इस YouTube चैनल पे, ऑफिशियल चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो हम पॉलिटी वाली सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं कि पिछले 20 वर्षों का सिविल सर्विसेज में, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओएआरओ हो या बीपीएससी हो या फिर अनदर कोई पीसीएस के एग्जाम हो, सारे क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं उसको हम लोग डिजिटल फॉर्म में चारों ऑप्शन को लेकर डिस्कस करेंगे। आपको यह भी बताते चलूं कि भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट हो चुका है। आज बारी है संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया की। तो क्या चीजें हैं संविधान सभा, इसकी मांग कब हुई, समितियां किस प्रकार की थी, समितियों के अध्यक्ष कौन थे, इसका कार्य क्या था, जैसी सारी चीजें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आते हैं पहला क्वेश्चन, इसमें देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। अब एक क्वेश्चन तो मान लीजिए फैक्चुअल है, लेकिन इसके लिए एक बैकग्राउंड जिम्मेदार है। एक्चुअली 1922 में सबसे पहले गांधी ने एक बार अनौपचारिक रूप से संविधान सभा की डिमांड की। उन्होंने कहा कि संविधान सभा होनी चाहिए और एक संविधान सभा हो जो संविधान का निर्माण कर सके। आपको यह बताते चलूं कि 1925 में एक सर्वदलीय बैठक होती है दिल्ली में, और उस दिल्ली में जो सर्वदलीय बैठक होती है उसमें एक बिल प्रस्तुत किया जाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। और उसी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में, जिसे गांधी खुद प्रस्तुत करते हैं, और उसमें भी डिमांड उठती है कि संविधान सभा होनी चाहिए और यही संविधान सभा भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान का निर्माण कर सके। नेहरू रिपोर्ट, यहां तक कि 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो वहां पर भी संविधान सभा की डिमांड की जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर लाकर क्यों पूछा? नेहरू रिपोर्ट को छोड़ दिया, गांधी को छोड़ दिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को छोड़ दिया, इनको पूछ लिया, एम.एन. राय को लेकर पूछ लिया। तो आपको बताते चलूं कि सबसे पहले औपचारिक जो डिमांड थी, जो फॉर्मल डिमांड थी, वो एम.एन. राय ने की थी। एम.एन. राय जो स्वराज पार्टी के लीडर रहते हैं, 1934 में इन्होंने की थी। लेकिन इसके बाद भी अगर पूछे, इसके बाद भी अगर अधिवेशनों के माध्यम से पूछे, तो अधिवेशन के माध्यम से आप अगर कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे, उस कांग्रेस के अधिवेशन में एक फैजपुर अधिवेशन हुआ था, फैजपुर अधिवेशन, फिर उसके बाद हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा का अधिवेशन, देन त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। इन अधिवेशनों में भी लगातार मांग हो रही थी कि एक संविधान सभा हो और संविधान सभा यही संविधान का निर्माण करेगी। तो सवाल है कि फैजपुर अधिवेशन माना जाता है कि गांव में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, 1937 में हुआ और इसकी अध्यक्षता जवाहर कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इतना आपको इसमें जानना है। फिर हरिपुरा का जो अधिवेशन हुआ, सुभाष बाबू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये 1938 है। देन 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन है, यह मध्य प्रदेश में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। इसकी भी अध्यक्षता आपको बताते चलूं कि शुरू में सुभाष बाबू कर रहे थे, लेकिन सुभाष के बाद में बीमार पड़ जाने के कारण या गांधी से कुछ वैचारिक मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता छोड़ देते हैं और बाद में इसकी अध्यक्षता, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करने लगते हैं। मेरा यह बताने का अर्थ नहीं है कि ये जो कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे हैं क्यों, कहां हो रहे हैं, ये बताने का अर्थ है कि संविधान सभा किस प्रकार इससे अटैच है डिमांड को लेकर, ठीक ना। तो लगातार ये डिमांड चली आ रही है। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि 8 अगस्त 1940 को भारत के वायसराय इतने समय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने क्या किया? अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यही अगस्त प्रस्ताव। और जब इन्होंने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो इसी में सबसे पहले ये जो डिमांड चली आ रही है संविधान सभा की, इसको इन्होंने स्वीकार कर लिया। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया? तो अगस्त प्रस्ताव में किया, अगस्त प्रस्ताव में किया। ये आपको नोट डाउन करना ही चाहिए, ठीक ना भैया। अगस्त प्रस्ताव 1940। इतना कुछ हुआ पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन हमने पूरा फुल डिस्कस किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तो सुनना जरा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन 1942 में एक्चुअली क्रिप्स मिशन आया, तो इसी के द्वारा जो है सबसे पहले जो संविधान सभा है, इन्होंने कहा कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है सबसे पहले इसी क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है
स्वीकार किया गया था। इन्होंने कहा कि एक निर्वाचित संविधान सभा हो, ठीक है ना, और यही क्या करे, संविधान का निर्माण करेगी। तो निर्वाचित संविधान सभा हो और वही संविधान का निर्माण करेगी, ऐसा जो है प्रस्ताव एक्सेप्ट करने का काम एक क्रिप्स मिशन किया था। क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं, यह इससे पहले यह बता देता हूं कि ये देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है यह यूपीपीसीएस मेंस में 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे पहला वाला भी पूछा गया। तो जो कुछ मैं लिया हुआ हूं क्वेश्चन वो पिछले 20 वर्षों के आए हुए क्वेश्चन हैं, वो आयोग के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आते हैं इसको हम लोग अगर थोड़ा सा क्रिप्स मिशन को देखें, क्रिप्स मिशन को लेकर, तो क्रिप्स मिशन आपको पता होगा कि 1942 में यह भारत आया, मार्च 1942 में भारत आया था सर स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। सवाल है कि ये क्यों चर्चा में रहा, तो आपको यह बताते चलूं कि इसने पहला वाला जो आपका क्वेश्चन था, इसने कहा कि निर्वाचित संविधान सभा हो, निर्वाचित संविधान सभा हो, निर्वाचित संविधान सभा हो, इतना इन्होंने कहा। फिर इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा होगी जिस संविधान का ये निर्माण करेगी, मान लीजिए कि जो संविधान सभा है किसी न किसी संविधान का निर्माण कर रही है, तो जिस संविधान का ये निर्माण करेगी उस संविधान को किस शर्तों को इन्होंने रख दिया कि अगर देशी रियासत चाहें तो भारत में देशी रियासत थे और भारत में प्रांत थे, दो चीजें थी। तो अगर देशी रियासत चाहे तो इस संविधान को स्वीकार कर सकती हैं अथवा अस्वीकार कर सकती हैं, अगर प्रांत चाहे तो इस संविधान को स्वीकार कर सकते हैं अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मतलब कि अगर कोई देशी रियासत या प्रांत अगर चाहे तो स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, एक कौन सी बात हुई। अगर नहीं स्वीकार करता है तो उसको अपना अलग से संविधान बनाने की इजाजत दी जा रही है क्रिप्स मिशन में। मतलब कि देश बांटो और राज्य करो की नीतियां द्विराष्ट्र की अप्रत्यक्ष रूप से बात की जा रही है क्रिप्स मिशन में। इसी के कारण गांधी ने इसको कहा कि यह एक आउटडेटेड चेक है, मतलब कि आगे की तारीख वाला चेक है जिसका बैंक ही नष्ट हो चुका है। क्रिप्स मिशन को पूरी तरह कांग्रेस ने भी अस्वीकार किया, पूरी तरह मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार किया। तो एक कुछ कारण है जिसके कारण क्रिप्स मिशन चर्चा में रहा। तो एक तो क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा गया है कि निर्वाचित संविधान सभा होगी, फिर इसके द्वारा जो संविधान निर्माण किया जाएगा देशी रियासत चाहे तो स्वीकार कर सकती हैं या अस्वीकार कर सकती हैं। स्वीकार करती हैं तो ठीक है, नहीं स्वीकार करती हैं तो अपना अलग से संविधान निर्माण कर सकती हैं। यही कंडीशन प्रांतों के लिए रखी गई। तो इतना कुछ आपने इस क्वेश्चन दूसरे वाले क्वेश्चन में देखा। देन तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अब देखिए, पहले आपने देखा कि संविधान सभा की मांग हो रही थी तो 1934 में एम.एन. राय ने की। दूसरा आपने ये देखा कि निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए, किसमें ये स्वीकार किया गया प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन में। फिर कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किया गया था किस अधिनियम के तहत या किस जो है प्रावधान के तहत। तो आपको बताते चलूं कि जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है ना। इसमें सर स्टफर्ड क्रिप्स और एक और सदस्य थे, सर स्टफर्ड क्रिप्स थे और सर जॉन साइमन थे। तो तीन सदस्य थे, तीनों मिलकर भारत आए थे। तो इसमें कई सारी बातें हैं। इतनी बातों को आप तो पहले याद रखना ही है कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। एक क्वेश्चन जो पूछा है लोअर पीसीएस 2009 में पूछा है और फिर उसके बाद उत्तराखंड पीसीएस 2012 में पूछा गया है। लेकिन सवाल है कि कैबिनेट मिशन में क्या कुछ चीजें थी उसको थोड़ा सा देख लिया जाए, देन एक क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं थोड़ा सा कैबिनेट मिशन देखते हैं कि कैबिनेट मिशन में क्या कुछ चीजें हैं। ये देखिए, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं बल्कि इस हिस्ट्री वाला जो सेगमेंट पॉलिटी से रिलेट है उसको पढ़ा रहा हूं। कैबिनेट मिशन में एक प्रस्ताव किया गया, आपको पता ही होगा कि भाई पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में एक कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, 1946 में। इसके अलावा दो और सदस्य थे, एक तो सर स्टफर्ड क्रिप्स थे और दूसरा ए.बी. अलेक्जेंडर थे, ए.वी. अलेक्जेंडर थे, ठीक ना भैया, ए.बी. अलेक्जेंडर। ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा ये जो कैबिनेट मिशन है ये कह रहा है, कह रहा है कि एक तो संविधान सभा का गठन कर दीजिए, संविधान सभा, इसके गठन की बात की गई। और जब ये परमिट दे देता है तो बाद में नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है। इसने यह भी कहा कि जो संविधान सभा होगी उसके टोटल सदस्यों की जो संख्या होगी वो 389 होगी। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके अलावा कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि 10 लाख पर
10 लाख जनसंख्या पर लगभग एक कैंडिडेट का चुनाव होगा, ठीक ना। ये जो है कैबिनेट मिशन कह रहा है। कैबिनेट मिशन यह भी कह रहा है कि इनके जो सदस्य होंगे, जो संविधान सभा के ये जो सदस्य होंगे, इनका जो चुनाव होगा, इनका जो चुनाव होगा ये दो प्रकार से होगा। पहला कि एक जो होगा वह है विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा होगा, विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा। और दूसरा जो चुनाव होगा वो देशी रियासत के जो प्रमुख हैं वो अपने कैंडिडेट को इस संविधान सभा में भेजेंगे। इस संविधान सभा के बारे में इतना कुछ कैबिनेट मिशन कह रहा है, ठीक ना भैया। तो इतना कुछ आपको कैबिनेट मिशन के बारे में जानना चाहिए संविधान सभा से रिलेट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार बनाई गई थी, अंग्रेजों को ये लगा कि अगर अंतरिम सरकार के माध्यम से काम चल जाए तो क्यों विभाजन किया जाए, ठीक ना। तो इसमें सी राजगोपालाचारी, आपको पता होगा कि ये तो शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री थे, जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे, लेकिन जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं ये अंतरिम सरकार में नहीं थे। तो जो आपका आंसर होगा वो सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जरा पढ़ना। यह क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं। अब सुनना जरा, कह रहा है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। भाई वयस्क मताधिकार क्या होता है, सुनना जरा। जहां सभी जनता मत करे, जहां पे जनता मत करती है, जनता मतदान करती है, उसी को हम वयस्क मताधिकार कहते हैं, उसी को हम वयस्क मताधिकार। तो सवाल है कि क्या जनता ने चुना था संविधान सभा के सदस्यों को या किसी और बॉडी ने चुना था। अभी हमने बताया कि कैबिनेट मिशन जो आया था उसने कहा कि संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव होगा वह विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा होगा, ना कि जनता के द्वारा होगा। अच्छा, एक अच्छी बात है कि जो जनता चुनाव करेगी, जहां जनता मतदान करती है उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, और जहां जनता ना चुन के कोई दूसरी बॉडी अगर चुनाव करे उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, ठीक ना भैया। तो यहां पर जनता नहीं चुन रही है बल्कि विधानसभा के सदस्य, ठीक ना, वह क्या कर रहे हैं कि अपने ही समुदाय, और 3 प्रकार के समुदायों से सदस्यों का चुनाव होना था। एक तो सामान्य हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख। इन तीनों समुदाय के सदस्यों से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था, और वही कैंडिडेट अपने ही समुदाय के सदस्यों का चुनाव करता था। तो इतना कुछ आपने जाना। तो कुल मिला जुलाकर जनता नहीं कर रही है बल्कि संविधान सभा के सदस्य कर रहे हैं, विधानसभा के सदस्य कर रहे हैं संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। नहीं, जहां पे जनता मतदान करेगी वही वयस्क मताधिकार पर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन कटा, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, काट दीजिए इसे, ठीक है ना। फिर यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। जहां जनता मत कर रही वही तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, जहां जनता मत नहीं करेगी वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। तो यहां जनता मत नहीं कर रही है, विधानसभा के सदस्य जो है चुनाव कर रहे हैं संविधान सभा के सदस्यों का, तो जायज है कि जो चुनाव हो रहा है अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है। तो कुल मिला जुलाकर जो बी ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन, ए भी कटा। तो दूसरा ऑप्शन किसमें है, इसमें भी है, काट दीजिए। तो 3-4 ऐसे आंसर हो गया, या तो आप पढ़ लीजिए। इसमें यह बहुदलीय निकाय थी, तो कई इसमें दल थे, कांग्रेस थी, लीग थी, कृषि संगठन कुछ थे, ठीक ना, प्रजातांत्रिक सरकार कुछ दल थे, ऐसे कई संगठन थे। तो बहुदलीय निकाय थी संविधान सभा। तो ये तो ऑप्शन आपका सही है कथन। फिर कह रहा है कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो ऑफकोर्स प्रांतीय समिति थी, संघ शक्ति समिति थी, संविधान समिति थी, ऐसे प्रारूप समिति थी, कई समितियां थी जिनके माध्यम से संविधान का निर्माण किया जा रहा था। तो 3 और 4 जगह अगर आप आंसर देखें तो आपका ऑप्शन जो होगा उसी ऑप्शन होगा। एक क्वेश्चन IAS 1993 में पूछा गया, 1993 में प्री में पूछा गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखना, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए आराम से चलने का अर्थ मेरा यही है कि चूंकि सिविल सर्विसेज की क्लास है, ठीक है ना, तेजी से भागना वो तो जैसे लगता है ना कि वनडे का एग्जाम, वनडे का क्लास चल रहा है, तो वो चीजें मुझे पसंद नहीं। आराम से पूरे डिटेल से मैं चलना चाह रहा हूं।
तो मुझे उम्मीद भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग जो है सिविल सर्विसेज वाले ही देख रहे होंगे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब देखना जरा ये क्या कह रहा है कि संविधान सभा के संबंध में आपको जो है सही कथन का चुनाव करना है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल बात सही, वयस्क मताधिकार पर आधारित ये कहां थी, ठीक है ना। तो ए आपका ऑप्शन सही हुआ। दूसरा कह रहा है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो बी काट दीजिए, बी काटिए जरा, इसमें कटा बी है, इसमें भी कटा बी है, इसमें भी कटा बी है। एक ही ऑप्शन आपका बचा, ए और डी, एक और डी। लेकिन पढ़ना यहां पे है, जांच अच्छे से करनी है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। देख रहे हैं, अभी पढ़े आपकी बहुदलीय संरचना थी। तो सी भी काट दीजिए। बचा डी, कह रहा है कि यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। रिपीटेड जैसे क्वेश्चन है, देखिए वो आईएएस में 1993 में पूछा गया और ये जो है आरएएस आरटीएस में 2018 में उठाकर क्वेश्चन पूछ लिया। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन, लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखना क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, अब इसको आपको बताना है, आसान एकदम क्वेश्चन है, वही लगभग रिपीट हो जाएगा। ये आईएएस वर्ष 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किए गए थे, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ऑफ कोर्स जो संविधान सभा के सदस्य थे, दो प्रकार से इनका चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ये तो आपको पता होगा। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये भी आपको पता हो गया। आपको यह पता होना चाहिए कि जो विधानसभाएं हैं, प्रांतों की विधानसभाएं, जैसे अगर इतने समय चुनाव करना होता तो इतने समय जो प्रांतों की विधानसभाएं या राज्यों की विधानसभाएं कहां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा कहां है, लखनऊ है। तो लखनऊ में जो हम विधायक भेजे हुए हैं वही चुनते संविधान सभा के सदस्यों को, हम नहीं चुनते, ठीक है ना भैया। तो कुल मिला जुलाकर वही है, कह रहा है कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑफ कोर्स यही तो आपका ऑप्शन सही है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना, नहीं, ये नहीं, विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। और देशी रियासतों के जो प्रमुख थे वो अपने कैंडिडेट को भेज दिए थे। अच्छा जरा यहां पे समझना हल्का सा, कैबिनेट जो मिशन आया था इसने क्या कहा कि 389 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा ड्राफ्टिंग करूं तो इसमें 296 सदस्य और 93 सदस्य, और 296 सदस्यों को भी अगर ड्राफ्टिंग में करूं तो कहा जाएगा कि 292 सदस्य और 4 सदस्य। ये जो 292 सदस्य हैं, यही 292 सदस्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुने जा रहे हैं। और सवाल है कि एचआर क्या है, तो एक चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आ रहे हैं, चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। ये चीफ कमिश्नरी प्रांत क्या है, तो सुनना जरा, जैसे आज का जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। कौन कौन से थे, एक बार क्वेश्चन पूछा कि वो राजस्थान पीसीएस में पूछा, कहा कि कौन कौन से चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से जहां से संविधान सभा के सदस्य चुनकर आए हुए थे। तो एक तो दिल्ली था, एक अजमेर मेरवाड़ वाला क्षेत्र था, मेरवाड़ वाला, और दूसरा क्या था, कुर्ग था। कुर्ग कहां है, कर्नाटका में है। और तीसरा बलूचिस्तान था, चौथा बलूचिस्तान। ये आपका चारों क्षेत्र, एक तो दिल्ली है, अजमेर मेरवाड़ वाला क्षेत्र है, कुर्ग है, उसके बाद बलूचिस्तान, इतने समय जो पाकिस्तान का हिस्सा बना हुआ है, ठीक है ना। तो 4 ऐसे क्षेत्र थे जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, यहां से सदस्यों का चुनाव हुआ था। 93 जो सदस्य हैं, ये तो मैं बताया ना अभी भैया कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा, देशी रियासत के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। मतलब कि देशी रियासतों के जो प्रमुख थे, राजे महाराजे, वो अपने कैंडिडेट को बैठा दिए संविधान सभा में ले जाकर कि भैया एक काम करिए, आप हमारी बातों को रख दीजिएगा। तो इतना कुछ आपने ये 389 सदस्यों को तोड़ करके इसको जान लिया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज और जान लीजिए आप, बड़ा अच्छा होगा यहीं पे जानना कि जब जुलाई अगस्त 1946 में इनका चुनाव होता है, इन्हीं 389 सदस्यों का जब चुनाव होता है तो किनको कितनी सीटें मिली, एक बार एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछ लिया था। 208 सीटें टोटल ए जो है कांग्रेस को मिलती हैं, इतना आपको जानना चाहिए। 73 सीट ए मुस्लिम लीग को मिलती है, ये भी आपको जानना चाहिए। इसके अलावा 93 जो सीट है ये तो देशी रियासतों की फिक्स है, देशी रियासतों की, ये भी आपको जानना चाहिए। इसके अलावा
15 जो सीट है ये अन्य है, 15 जो सीट है ये अन्य जो दल हैं, अन्य दल उनके लिए, जैसे प्रजातांत्रिक सरकार कुछ जो है दल हैं, कृषि दल हैं, कृषि संगठन दल हैं, ऐसे ऐसे कुछ अन्य दल हैं 15 ठो, उनको जो है प्राप्त हुई है। तो टोटल 389 और 389 में ऐसे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जब चुनाव हुआ तो उनको ये सीटें प्राप्त हुई। फिर और क्या जान सकते हैं, और आप एक चीज ये जान सकते हैं कि जैसे ये देश के विभाजन से पहले, अगर मैं ये कहूं कि देश के विभाजन से पहले ये सदस्यों की जो संख्या है 389 थी, लेकिन जब 1947 का दौर आता है, 1947 का दौर, तो ये तो इसमें से पाकिस्तान भी शामिल है। अभी यहां पे पाकिस्तान भी शामिल है और यहां पर भारत भी शामिल है। तो सवाल है कि जब देश का विभाजन होगा तो क्या सीटों की संख्या 389 ही रहेगी या कम हो जाएगी? ऑफ कोर्स कम हो जाएगी। तो यही सीटों की संख्या कम हो करके 299 हो गई आजादी के बाद भारत में। और 289 सीटों में एक तो आप बहुत गड़बड़ पेन है, एक तो आपका 229 सीट ए प्रांतों से, प्रांतीय विधानसभाओं से आ रहे थे, और 70 जो सदस्य हैं अब ए देशी रियासतों से। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि जो सदस्यों की संख्या है वो आजादी से पहले क्या थी और आजादी के बाद क्या थी। ठीक है भैया, तो आपका क्वेश्चन भी हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से विधानसभाओं के सदस्य क्या था, इसमें क्या था कि उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे चुने गए थे। नहीं, सीधे चुने मतलब कि लोगों के द्वारा थोड़े चुनाव हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के द्वारा नामित नहीं, अभी आया, नहीं होगा ये। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, ये देखिए ये सी ऑप्शन आपका। एक क्वेश्चन कब पूछा गया, सोचिए ना, आईएएस 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और आपका कॉन्सेप्ट भी जो कुछ होगा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखना कि संविधान सभा में चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए, एक अस्थाई अध्यक्ष पूछने का कारण है कि मतलब कोई ना कोई अस्थाई अध्यक्ष रहा होगा। तो संविधान सभा की बैठक को लेकर क्वेश्चन जान लीजिए, लगभग पूछा गया है। एक्चुअली संविधान सभा का जब चुनाव होता है तो यही 389 सदस्य क्या करते हैं, अब बैठक करते हैं कि संविधान किस प्रकार बने। तो 9 दिसंबर इसकी जो पहली बैठक होती है संविधान सभा की, फर्स्ट बैठक, वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इसी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया था, ना कि अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष, पहले अस्थायी अध्यक्ष या फिर प्रोटेम स्पीकर कह सकते हैं, तो इसका चुनाव हुआ था। ठीक ना भैया, इसका चुनाव हुआ था। तो अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली मीटिंग होती है, यहां पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन इसके जस्ट 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी जो है बैठक होती है संविधान सभा की, और इसी में क्या किया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, ए अस्थायी अध्यक्ष। ठीक ना भैया, तो इतना कुछ आपने इसमें जाना। तो पहली बैठक का जो है बहिष्कार मुस्लिम लीग करती है। तो विंस्टन चर्चिल का एक अच्छा सा स्टेटमेंट आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो कुल मिलाजुलाकर वो मुस्लिम लीग को टारगेट कर रहे थे। दूसरी बैठक में ये चर्चा का विषय बना रहा कि अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है, और टी कृष्णामाचारी और एच.सी. मुखर्जी दोनों लोगों को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। खैर, पहले वाले में उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया जाता है। तो इतना खैर कुछ आपने इसमें जाना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। अब देखिए, अध्यक्षता किसने की थी, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो बनाया गया था वही अध्यक्षता कर रहे थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक ना भैया। क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है, इसी पहली बैठक में संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और जायज है कि जब अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा तो अध्यक्षता करेंगे ही। इतने समय एच.सी. मुखर्जी, इसको भी आपको याद रखना चाहिए, एच.सी. मुखर्जी, इनको क्या किया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इतना आपको इसमें याद रखना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देन
क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखना, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो एक क्वेश्चन आसान है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को अपना पूरा संविधान अच्छे से लागू हो गया था और 15 अगस्त 1947 को अपना प्यारा सा देश आजाद हो गया था। 19 नवंबर 1949, अगर इसको हम कहें कि 26 नवंबर 1949, तो यहां पर अपना संविधान पूरी तरह संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है ना भैया, तो इतना कुछ आपने इसमें जाना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। अब देखिए, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, दूसरी बैठक 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को होती है संविधान सभा की। तीसरी बैठक भी हो जाती है 2 ही दिन बाद, मतलब 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है संविधान सभा की। और यहां पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में इनका यह मानना था कि अपना जो संविधान है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। जैसे उसमें इन्होंने न्याय की बातें की, स्वतंत्रता की बातें की, अधिकारों की बातें की, वैश्विक कल्याण की बात की। इसके अलावा की बताया कि जो सर्वोच्च शक्ति होगी वो जनता में निहित होगी, भारत का जो संघ होगा वह प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर बना होगा, जैसी सारी चीजें इन्होंने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में की, जो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया जाता है। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है ना भैया, तो यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव का जो आगे चल के सुधरा रूप है या परिवर्तित रूप, अगर कहें परिवर्तित रूप, तो यही क्या होता है आगे चल के प्रस्तावना कहलाता है। प्रस्तावना अर्थात हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अपने देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपकी प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना जब आएगी तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे ड्राफ्टिंग के माध्यम से, लेकिन आपको यही जानना है कि 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्तावना का जो मूल आधार था वो नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था। ठीक है ना, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। लेकिन बाद में जब इसका सुधरा रूप देखा जाता है तो यही प्रियम्बल कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया। अभी इसको चर्चा किया, तो ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना भैया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ये देखिए काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। 24 जनवरी 1950 यहां पर लास्ट अधिवेशन होता है, 12वां अधिवेशन कुल मिला जुलाकर, तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। अच्छा, संविधान में अगर महिलाओं की संख्या अगर पूछे तो टोटल 15 महिलाएं थी। अच्छा, यह भी अगर पूछे कि क्या पूछ सकता है, हाँ, प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे, तो टोटल 7 सदस्य थे। खैर ये ऑप्शन के हिसाब से आप दिमाग लड़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखना क्या कह रहा है, मिलान करना है आपको। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो मैं अभी बताया कि एच.सी. मुखर्जी, यहां पर इनको मिला दीजिए। फिर कह रहा है कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन से थे, तो के.एम. मुंशी, इनको मिला दीजिए यहां से। फिर राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, तो टी.टी. कृष्णाचार्य को मिला दीजिए। फिर संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह जवाहरलाल नेहरू को मिला दीजिए। तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, ये 3 समितियों के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा नियम एवं प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अल्पसंख्यक मामलों के अधिकारों और जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संरक्षण के लिए
ए सरदार पटेल जो है इसकी समिति के अध्यक्ष थे, और प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो इतना कुछ कुल मिला जुलाकर आपने इसमें जाना। और प्रारूप समिति तो अभी बताएंगे ही, डिस्कस करेंगे ही, तो इस हिसाब से आप अपना आंसर लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखना, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन था। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जब प्रारूप समिति आप पढ़ेंगे, प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि B.R. अम्बेडकर हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर, सुनना जरा, ये प्रारूप क्या है, बार बार सांविधिक सलाहकार जैसी चीजें आती हैं। तो संविधान का जो सलाहकार था वो B.N. राव थे, बेनेगल नरसिम्हा राव। इन्होंने अपना जो ये प्रारूप है ना संविधान का जो प्रारूप है, ड्राफ्ट इसे कह सकते हैं, पांडुलेखन, पांडुलिपि, ठीक है ना, इसको पांडुलिपि भी कह सकते हैं। तो जो प्रारूप है, जो ड्राफ्ट संविधान का है, वो B.N. राव ने तैयार किया था, और इसी प्रारूप पर प्रारूप समिति गठित की गई थी कि एक काम करिए, जो B.N. राव ने तैयार किया है प्रारूप, उसी की आप जांच करिए, उसमें संशोधन करिए, सुधार करिए, देन संविधान सभा के समक्ष आप प्रस्तुत करिए। तो ये प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया था। हालांकि नो डाउट सारे लोगों की भूमिका, मैं बताऊं कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा संविधान को स्वीकार कर लेती है, उसके जस्ट एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 का दौर था। लोगों को मतलब कि काफी प्रशंसा मिल रही, तो अंबेडकर का एक कथन था उसी समय आया कि जो प्रशंसा हमको दी जा रही है, वाकई वो प्रशंसा B.N. राव को दी जानी चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने कहा, अंबेडकर ने कहा कि इनको जो प्रशंसा मुझे दी जा रही है, वाकई ये B.N. राव को दी जानी चाहिए, इन्होंने ही सारा प्रारूप तैयार किया है। हमने क्या किया, उसमें सुधार किया, संशोधन किया, उसकी जांच की, लेकिन सारा दारमुदार, खैर उनकी उदारता थी। अच्छा व्यक्तित्व वाला पर्सनालिटी जो होता है, अच्छे सोच के साथ आउटपुट देता है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुलाकर इतना कुछ आप कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। अब देखिए क्वेश्चन आ गया B.N. राव को लेकर, क्वेश्चन देखिए पूछ भी लिया, ठीक है ना। तो ये तो झगड़ना वगड़ना नहीं है कि संविधान इसी ने बनाया या इसी ने नहीं बनाया। संविधान सबके द्वारा बनाया गया एक रूप है, एक पवित्र और वैधानिक दस्तावेज है, ठीक है ना। तो B.N. राव, इतना आप देख सकते हैं यहाँ पे, भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं, भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, और प्रारूप जो बनाया गया था B.N. राव के द्वारा, उसी को जो है अच्छे से संशोधित करने, सुधार करने और उसी में चीजों को ऐड करने का काम। नो डाउट शायद B.R. अम्बेडकर ना होते तो शायद कुछ दूसरी पर्सनालिटी की बस की बात नहीं थी ये। तो दोनों की भूमिका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखना, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। अब देखिए दो चीजें इसमें हैं, एक डेट आता है 26 नवंबर 1949 को, और एक डेट आता है 26 जनवरी 1950 को। तो जो संविधान सभा है, संविधान क्या हुआ, सुनना जरा, ऐसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बना दूं। ये जो प्रारूप समिति है जिसकी अध्यक्षता अंबेडकर कर रहे हैं, तो इस प्रारूप समिति ने क्या किया कि प्रारूप को प्रस्तुत किया संविधान सभा के समक्ष, और इसी संविधान सभा में क्या किया गया, 3 वाचन कराया गया, और जो अंतिम वाचन था, ये अंतिम वाचन 26 नवंबर 1949 को पूरा होकर कंप्लीट हो जाता है। और इसी वाचन के बाद क्या किया जाता है, तीसरे वाचन के अंतिम डेट को संविधान सभा के द्वारा पूरे संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है, स्वीकृति मिल जाती है संविधान को, भारतीय संविधान को, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन लागू नहीं किया गया, पूरा संविधान अभी लागू नहीं किया गया, बल्कि लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो आई होप दोनों डेट आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे स्वीकार किया जा रहा है और यहां पर लागू किया जा रहा है, ठीक है ना भैया। आते हैं नेक्स्ट, यहां पे देखिए आपका यहां पे क्या मनाया जा रहा है, गणतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। यहां पे संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस, ठीक है ना। तो इतना कुछ आपने जाना इसमें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किनके द्वारा अधिनियमित किया गया। अब देखिए जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया ना कि ये संविधान सभा संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करती है, ठीक है। तो वही संविधान सभा द्वारा। तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखिए ना, यूपीपीसीएस वर्ष 2012 में मेंस में पूछा गया, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि B.R. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था, बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? बड़ा विवादित क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल भी चर्चा में रहता है इनके चुनाव को लेकर, और इसके अलावा महाराष्ट्र भी रहता है। तो कहां से हुआ था? सुनना जरा, थोड़ा सा ड्राफ्ट बना के बताते हैं। यहां पर जब 389 सदस्यों की संख्या थी, ऐसे सुनना जरा, 389 जब सदस्यों की संख्या थी, तो इन 389 सदस्यों की संख्या में पश्चिम बंगाल से इनका चुनाव हुआ था। पश्चिम बंगाल, B.R. अंबेडकर का। और इसी पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है जयसुर कुलना, इसको आपको याद रखना चाहिए, जयसुर कुलना। तो ये जो जयसुर कुलना वाला क्षेत्र है, यहीं पर लीग की सहायता से अंबेडकर क्या करते हैं, 389 सदस्यों की संख्या में शामिल होते हैं, संविधान सभा में शामिल होते हैं। लेकिन 1947 जैसे आता है, 1947 देश का विभाजन हो जाता है। ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है और पाकिस्तान इधर, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, बीच में अपना प्यारा सा भारत। तो सवाल यह है कि जब ये पाकिस्तान में चला गया तो पाकिस्तान में थोड़े रहेंगे अंबेडकर, भारत में इनको रहना चाहिए ना। तो मची हलचल। उतने समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने क्या किया कि यहां पर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में पुणे की जो सीट है, यहां पर M.R. जयकर जीते हुए थे। M.R. जयकर, M.R. जयकर और M.R. जयकर। और यहां जो महाराष्ट्र के इतने समय पीएम हैं, B.G. खेर हैं। पहले पीएम हुआ करते थे, तो B.G. खेर, इनका नाम तो सुना होगा, B.G. खेर। अब सुनना जरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं कि B.G. खेर को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि महोदय कुछ काम किया जाए, नहीं तो अगर अंबेडकर बाहर रहे तो पूरा संविधान ही चौपट हो जाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। अंबेडकर को समझ रहे हैं आप, बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, बहुत बड़े व्यक्तित्व, 35,000 किताबों का अध्ययन करने वाले, 3 डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले, एक ऐसी पर्सनालिटी जो इकोनॉमिस्ट है, जो बेहतर दर्शन शास्त्री है, जो बेहतर संविधान का वेत्ता हो, बेहतर वकील हो, जान सकते हैं आप, ठीक है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद B.G. खेर को लेटर लिखते हैं कि आप कुछ करिए। तो B.G. खेर क्या करते हैं कि M.R. जयकर को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि यार M.R. जयकर आप क्या करिए कि इस्तीफा दे दीजिए। और जैसे ही M.R. जयकर इस्तीफा देते हैं और पुणे से तुरंत क्या किया जाता है कि उपचुनाव करवाया जाता है, पुणे से उपचुनाव करवाया जाता है। और उपचुनाव करवा के अंबेडकर को कहां से, मतलब बंबई या ऑप्शन में दे या तो पुणे ऑप्शन में दे, पुणे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है ना। तो बंबई या पुणे, यहां से उपचुनाव के माध्यम से अंबेडकर जो है कहां पे, संविधान सभा में प्रवेश करते हैं। तो निर्वाचन, हम अपना पक्ष खींचेंगे ना, ठीक है ना। पाकिस्तान, पश्चिमी बंगाल थोड़े पक्ष खींचेंगे, तो विभाजन के बाद वहां पे चला गया पाकिस्तान में। तो कुल मिला जुलाकर हम बंबई प्रेसिडेंसी, ठीक है ना, चूंकि पूरा बंबई प्रेसिडेंसी में ही था ये पुणे वाला क्षेत्र, तो चाहे बंबई प्रेसिडेंसी दे या फिर पुणे वाला क्षेत्र थे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, जो कॉन्सेप्ट था मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। अब सुनना जरा, 1935 का अधिनियम लाया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919, और 1919 का जो अधिनियम लाया गया और कहा गया कि इस अधिनियम की 10 वर्षों के बाद जांच होगी। लेकिन 1927 में इसकी जांच के लिए एक साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन का नाम सुना होगा, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये जांच करने की जो 1919 का अधिनियम है वो वाकई सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो प्रावधान दिए गए थे क्या वो अच्छे से लागू हुए हैं, नहीं लागू हुए हैं। फिर साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देती है 1930 में, और इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है। प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, ठीक ना भैया। तो 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाते हैं, और गोलमेज सम्मेलन के बाद जो कुछ निकल कर आया फिर एक रिपोर्ट जारी की गई, और ये रिपोर्ट क्या की जाती है, प्रवर समिति को दी जाती है। और प्रवर समिति जब अपनी फाइनल रिपोर्ट देती है तो उसी रिपोर्ट को क्या किया जाता है, ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करने के बाद जो अधिनियम, जो कानून बनता है, उसी को क्या कहते हैं, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये वाला। तो जायज है कि गोलमेज सम्मेलनों से रिलेटेड है, तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। देन क्या कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों
और भारतीय रियासतों के एक संघ एक की पॉइंट है, एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का प्रावधान किया या उपलब्ध करवाया। तो इसमें जब यह अधिनियम लाया गया तो इसमें एक प्रावधान ही था, अखिल भारतीय संघ। कहा गया कि इसमें देशी रियासत और प्रांतों से मिलकर बनेगा। तो वही चीजें कह रही हैं कि दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग किया जा रहा? गांधी ने कहा था। गांधी ने कहा था कि अब क्या करेगी ये, अब इसको भंग कर दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो गांधी का ये विचार था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ए जो ऑप्शन है इन्होंने कहा था। एक ऑप्शन विंस्टन चर्चिल एक हैं, विंस्टन चर्चिल, इन्होंने कहा कि संविधान सभा जो है यह एक जाति की सभा है। देख रहे हैं, कह रहे हैं एक जाति की सभा है। सर जॉन साइमन वह कह रहे हैं कि जो संविधान सभा है ये हिंदुओं की सभा है, हिंदुओं की सभा है, सर जॉन साइमन। तो ये अपना अपना स्टेटमेंट खैर देते हैं, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा याद कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? अब जरा देखना, टोटल 15 महिलाएं थी, ठीक है ना, टोटल 15 महिलाएं। लेकिन जैसे देखिए ये 389 सदस्यों को लेकर टारगेट आयोग करता है, तब टोटल ये 15 महिलाओं को पूछता है। अगर मैं कहूं कि आजादी के बाद 299 सदस्यों की संख्या हो गई, तब कितनी महिलाएं थी? टोटल 12 महिलाएं थी, ठीक ना भैया। अगर मैं ये कहूं कि संविधान पर हस्ताक्षर कितनी महिलाओं ने किया, तो टोटल 8 महिलाओं ने किया। सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, एमी मैस्करेनस, रेणुका रे जैसी महिलाओं ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये आपका 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। आ गए नेक्स्ट। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, कुछ समितियों को देख लिया जाए। समितियों को अभी हम रिवीजन किए ही थे। आते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अभी हमने बताया कि संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, 3 समितियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। नियम प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, इनके अध्यक्ष को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण समिति या फिर अनुसूचित जातियों जनजातियों के हितों के लिए संरक्षण समिति, ये जो है सरदार पटेल को बनाया गया। और वहीं पर प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी जो है सरदार पटेल ही थे। इतना कुछ आपने इसमें जाना। तो कुल मिला जुलाकर अगर इसके अध्यक्ष को देखें तो जवाहरलाल नेहरू। आईएएस में क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है, इतना सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्ष। अब देखिए प्रारूप, थोड़ा सा प्रारूप समिति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक क्वेश्चन चूंकि बार बार क्वेश्चन पूछता है, 2014 में पूछा गया, 2019 95 में और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रारूप समिति के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे, बी.आर. अम्बेडकर। और बी.आर. अम्बेडकर अगर इसका गठन पूछे, इस प्रारूप समिति का गठन पूछे, तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। अगर यह पूछे कि इसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो टोटल 7 सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर। तो कुल सदस्यों में एक थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, एक थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एक थे के.एम. मुंशी, एक थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एक थे आपके एन माधवराव, और एक लास्ट थे टी.टी. कृष्णामाचारी, ये देखिए 6 सदस्य, एक जो है बी.आर. अम्बेडकर, टोटल 7 सदस्य थे। इसलिए बताया चूंकि ये सदस्यों को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। एन माधवराव, फिर एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर,
के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव, टी.टी. कृष्णाचारी। एक्चुअली बी.एल. मित्र थे और बी.एल. मित्र इस्तीफा जब दे देते हैं तो इसी के स्थान पर एन. माधवराव आते हैं और टी.टी. कृष्णाचारी ये जो है डी.पी. खेतान के स्थान पे आते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीजें आप प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति का काम क्या था, जो प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था इसी प्रारूप को पेश करना था, इसी प्रारूप पर जो है वर्क करना था, जांच करनी थी, संविधान संशोधन करना था, प्रारूप समिति का काम था। फिर बाद में यही बार बार जो है संशोधन करके सुधार करके प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष पेश करती है। ये जो संविधान सभा है, सुनना जरा, संविधान सभा इसी के समक्ष क्या करती है, पेश करती है। और जब पेश करती है तो बाद में इस पर 3 वाचन होता है, 3 वाचन होता है, ठीक ना। फर्स्ट वाचन, सेकेंड वाचन और तृतीय थर्ड वाचन। और बाद में एटलीस्ट क्या किया जाता है कि 26 नवंबर 1949 को इसी संविधान सभा के द्वारा जो प्रारूप पेश किया गया उसी को स्वीकार कर लिया गया, वही अपना प्यारा संविधान होता है, ठीक है ना भैया। तो इतना कुछ आपने प्रारूप समिति के बारे में जाना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, कितने अन्य सदस्य थे। बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य पूछ रहा है, साथ मत लगाइएगा क्योंकि अन्य पूछ रहा है, तो 6, क्योंकि एक अंबेडकर को लेकर पूछ ही रहा है, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो अभी बताया कि एन. गोपालास्वामी अयंगर थे, ठीक है ना, ये थे। फिर जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। तो 1 और 3 मतलब कि सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। अभी बताया कि 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था। फिर संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है ना भैया। सो थैंक यू सो मच। घटना चक्र का है लेकिन ई दृष्टि का प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, उसी पे सारे मैटर जा रहे हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी कल के वीडियो में कोई नया टॉपिक लाते हैं और जो भी चीज़ें चल रही हैं बेहतर चलेंगी, आराम से चलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शुक्रिया।